नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले साथी हैं उनके सबके दिमाग में चल रहा होगा। वो टॉपिक है कि क्या हमें विशेष शिक्षा का जो पार्ट है उसकी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग करनी चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी करें तो नोट्स कहाँ से आएंगे, बुक्स कहाँ से आएगी, ये सारे डाउट्स लगभग सभी स्टूडेंट्स के बने हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो पाएगा इसका थोड़ा हमें एक विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो सिलेबस है इसको हम मुख्य तौर से 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंदर पहला जो भाग होगा उसके अंदर एजेंसीज, एक्ट और इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं। इसको हम पहले भाग में रख सकते हैं। जो दूसरा भाग हमारा होगा वो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होगा, स्पेशल एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होगा। और जो तीसरा हमारा भाग है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया उसके अंदर, और एक आता है आरबीएससी का क्या रूल इनके अंदर रहता है। हम इन 3 भागों में इस सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहें तो देखो, हम तीसरे भाग की अगर बात करें तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इसका पहला टॉपिक है। इसके अंदर क्या है कि ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है ये कहीं ना कहीं हमको पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर हमको भारत सरकार की जो वेबसाइट है उससे हमको अवेलेबल हो सकता है, जिसके अंदर सारी जो भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर जितनी भी धाराएं आती है, जितने भी रूल्स आते हैं, जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आती है, जितनी भी 21 डिसेबिलिटी आती है उनकी थोड़ी उनकी डिटेल्स आती है, ये सारा सब कुछ हम उस जो भारत सरकार की जो वेबसाइट पे जो गैजेट है वहां से हम ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या भूमिका रहती है इन बच्चों के प्रति। तो वो सारी चीजें हम इसका जो आरबीएससी की जो वेबसाइट है वहां से हम देख सकते हैं, या फिर इनके कुछ वीडियो जैसे हैं जो कि इससे रिलेटेड सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। ये हो गई तीसरे भाग की बात। अब हम बात करते हैं जो दूसरा भाग है। इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज्यादा रोल है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एनईपी जिसका 6 चैप्टर, समग्र शिक्षा 2022 जिसका 9 चैप्टर। ठीक है। ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं हमको ऑनलाइन नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, और इनकी कौन सी धारा है ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सकती है। लेकिन हमको इनके लिए इधर उधर बहुत सारी चीजें सर्च करनी पड़ सकती है। ठीक है। इसके अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहले भाग के अंदर ओनली 4 टॉपिक है। उन 4 टॉपिक के अंदर क्या है कि एक तो पहला है आरसीआई का जो 1992 की जो एजेंसी है, ठीक है, आरसीआई की एजेंसी है उसका है। दूसरा जो डीईपीडब्ल्यूडी है उसके अंडर काम करने वाले इंस्टीट्यूट है जो कि 9 इंस्टीट्यूट है वो है। ठीक है। उसके बाद 2 टॉपिक और है। तो इन अगर हम चाहें तो इनकी तैयारी हम सेल्फ स्टडी के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए सही है वो हम एक बार चर्चा करेंगे। देखो, हमारे पास लगभग 4.5 महीने का समय बचा है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर भी जो 6 सब्जेक्ट आती है सेकंड पेपर के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 6 सब्जेक्ट आती है उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग 12 से 13 या 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अंदर जो हिस्ट्री है उसका जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो एक संक्षिप्त सा उसका सिलेबस है। फिर इंग्लिश का भी इतना ज्यादा है नहीं, जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं समाज शास्त्र की। तो समाज शास्त्र के अंदर सिलेबस तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये विषय हमारा मतलब नया विषय होगा ज्यादातर बच्चों के लिए।
तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक बार नहीं, इसको कई बार हमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी से हो सकता है। और इसके अलावा जो म्यूजिक है, म्यूजिक में टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टॉपिक इतने विस्तृत रूप में नहीं है, तो वो हमारे बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। अब पहली बात ये आती है कि म्यूजिक और समाजशास्त्र कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मेरी राय मानो तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो म्यूजिक और समाजशास्त्र है, आप किसी भी कॉलेज, कोई भी पीजी कॉलेज हो, जो स्नातक या स्नातकोत्तर की, उसकी जो लाइब्रेरी में है, आपका कोई भी जानकार अगर उसके अंदर पढ़ता है तो आप वहां से मंगवाइए। वहां की जो बुकें हैं समाजशास्त्र और म्यूजिक की, जिनके अंदर अपने ये जो टॉपिक है अगर उनके अंदर मिल रहे हैं, तो आप वहां से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। और उससे बढ़िया चीजें, उससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई दोनों इन सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी का बहुत छोटा सा सिलेबस है, उसके अंदर से भी वही 12, 15, 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारा अगर हम अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हिंदी हमारी पहले भी पढ़ी हुई होती है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा लगभग 8 से 10 दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये बिल्कुल पूरा कवर किया जा सकता है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश कई लोगों की समस्या होती है जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ी होती है, उनके लिए थोड़ी समस्या है। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर कोई स्किप करने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस पार्ट में, इस पेपर में, और लगभग 5 क्वेश्चन पहले पेपर में आने वाले हैं। तो इसका वेटेज लगभग 15 से 18 क्वेश्चन का रहने वाला है। अब 15 से 18 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि आपका 30 से 35 नंबर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि जैसे इसके साथ रेगुलर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं, जो हमारे समझ में आ सकते हैं। लेकिन इसको पूरा छोड़ने का बिल्कुल मत सोचना। ये हो गई हिंदी और इंग्लिश की बात। अब आती है इतिहास और पॉलिटिकल साइंस। इतिहास के अंदर क्या है कि जो राजस्थान का इतिहास है, वो लगभग जो पहला पेपर है उसके जो टॉपिक्स है वो लगभग सारा सेम है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का। उसमें से कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जो हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भारत का इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की, तो उसके अंदर भी जैसे मुगल काल वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पहले पार्ट में अब नहीं है। गुप्त काल हो गया, तो ये हमको 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करें राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान में क्या है, जो भी हमारे राजनीति विज्ञान में पहली बात तो जो पहला पेपर है उसके अंदर राजस्थान का पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, तो वो हमारे लिए नया होगा, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर आपको बोलूंगा कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन का एक तो मैंने आपको पहले बताया कि हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत से इधर उधर सर्च करना पड़ेगा, इधर उधर बुकें देखनी पड़ेगी, नोट्स देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने भी पड़ेंगे। तो इसका एक सीधा सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, जो कि आप उसके वीडियो देखो, डेमो देखो, आपको जो समझ में आ रहा है, क्योंकि अब शायद 4-5 लोग हैं जो उसकी कोचिंग करा रहे हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक कोचिंग सेलेक्ट कर लो और वो आप उसमें से देखना स्टार्ट करो। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग स्टार्ट करो, इससे हमको एक फायदा होगा, क्योंकि जो टाइम हमारा नोट्स सर्च करने में जाएगा, ठीक है, वो हमारा टाइम बच सकता है उससे। कैसे, देखो, कोचिंग वाला जो नोट्स सर्च करेगा वो हो सकता है हमसे बेटर तरीके से करे, और वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमको मतलब हमारा एक समय बचेगा। ठीक है, और रही बात देखो पैसों की होती है, तो पैसा अगर आप 2000, 3000, 5000 का आपको कोर्स मिल रहा है, तो ये 5000 हमारे उस नौकरी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेरी राय यही है कि आपको स्पेशल एजुकेशन के लिए एक कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स ले लेना चाहिए। आप एक बार वो कोर्स करेंगे जो कि लगभग 1.5 से 2 महीने में, मतलब पूरी तरीके से अगर अच्छे से रेगुलर तरीके से कराएंगे तो लास्ट 1.5 या 2 महीने में ये पूरा कोर्स करा देंगे। उसके बाद
जब आपका टर्म आए रिवीजन का, तो आप इधर उधर की आपके बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको ये पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगी और आप फिर ये सारी चीजें जो RPWD एक्ट 2016 है वो साइड से निकाल के वो पढ़ सकते हो। फिर आपको लगेगा कि यार जो कोचिंग में हमको पढ़ाया वो उसमें और इसमें क्या अलग है। फिर आप जैसे NEP हो गया, समग्र शिक्षा हो गया, मतलब जो भी पेडागोजी हो गई, समावेशी शिक्षा हो गई, ये सारी चीजें आप फिर रिवीजन में आप इधर उधर से जो भी आप कंटेंट तैयार करके वो आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गई हमारी इसकी बात। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कंपटीशन कितना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमारा मकसद पहला ये होना चाहिए कि 40% जो अंक का क्राइटेरिया है, सबसे पहले हमारा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि वो कैसे कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर 40% का क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हमारे लिए चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और अगर, क्योंकि पहली बार वैकेंसी आई है, किसी को नहीं पता क्या आने वाला है और क्या पढ़ना है, बस एक सिलेबस आ गया, इसमें से पढ़ना है, सबको यही पता है बस इसमें से आ सकता है कहीं से भी, ठीक है। तो उस सबसे पहला हमारा काम है कि 40% अंक हमारे कैसे आए, इस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्ट या एक पेपर की तैयारी करने के चक्कर में दूसरे पेपर में ऐसा हो जाए कि आपके 40% अंक नहीं बन रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर कंपटीशन की। तो आप मान के चलो जब से इसका जो विस्तृत सिलेबस आया है उसके बाद कई लोगों ने इसका वीडियो बनाया है, कई लोगों ने वीडियो बनाए, कोचिंग वालों ने वीडियो बनाए, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने भी अगर इसका वीडियो बनाया है तो अब लास्ट उनके 4 से 5 हजार व्यूज आए। अब आप ये सोच के चलो आपने खुद कितने चैनल सर्च कर लिए होंगे और कितने लोगों के वीडियो देख लिए होंगे। तो सीधी सी बात है, जिसपे लाखों लोग सब्सक्राइबर है, अगर उनका वीडियो 4 से 5 हजार लोग देख रहे हैं तो मैं मानता हूं इसके अंदर अंडर 10,000 के इसके अंदर फॉर्म फिल हुए होंगे। और फॉर्म फिल होने के साथ उनमें से भी 10,000 में से भी आपको 2, 3, 4 हजार लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और उनमें से भी तैयारी करने वाले मुश्किल से 1,000-2,000 लोग होंगे। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और दूसरी चीज, हमको जो RTI के थ्रू भी पता लग जाता है, लेकिन मैंने भी RTI लगाया था। पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि 10 तारीख तक जो एप्लीकेशन है उनमें संशोधन चल रहा है, तो इस वजह से हम आपको नहीं बता सकते कि कितने कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म लगे हैं। और उसके बाद जब मैंने RTI लगाया तो इन लोगों का ये रिप्लाई आया कि आप SSO ID पे जाके माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप वहां से कैटेगरी वाइज देख सकते हो, लेकिन वहां भी अभी तक कोई भी डिटेल उन्होंने अपडेट नहीं करी है। चलो ये तो बात होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में 5-10 दिन या महीने के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कितने कैटेगरी वाइज फॉर्म लगे हैं, तो इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। लेकिन मैं फिर आपको वही बात करूंगा कि इसके अंदर कंपटीशन इतना नहीं होने वाला है। पहली बार वैकेंसी आई है, किसी को नहीं पता कहां से क्वेश्चन आने वाले, कैसे क्वेश्चन आने वाले, तो इसके अंदर कोई मतलब जो बोलते हैं ना किसी की तैयारी ज्यादा या किसी की कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड पेपर के अंदर 6 सब्जेक्ट आने का मतलब है उसके अंदर सब बराबर हो गया। किसी का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो सब बराबर हो गए। रही बात सेकंड पार्ट की, स्पेशल एजुकेशन वालों की, जिन लोगों ने D.Ed या B.Ed रेगुलर जाके करी है उनके लिए एडवांटेज है। या फिर कुछ लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को इसका थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो आपको मेरी पर्सनल राय यही है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए सेकंड पार्ट की, क्योंकि आपको ये सारी चीजें ढूंढने से अच्छा है कि आपको एक शॉर्टकट्स मिल जाए, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। लगेंगे उसके 2-4 हजार रुपए, लेकिन वो 2-4 हजार रुपए हमारी जॉब से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और पहले जो इसका पहला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट है उनकी आप जैसे मैंने बताया वैसे आप कोचिंग कर सकते हो। और अगर इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, इस पे आप मैसेज कर सकते हो और कोई भी आपकी क्वायरी हो वो आप पूछ सकते हो।
अगर आप चाहोगे तो हम एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाएंगे, जिसके अंदर सारी चीजें, आपके कुछ डाउट्स होंगे, मेरे कुछ होंगे, या मेरे को कुछ बताना होगा, तो हम उस पर बहुत अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। तो इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।